हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स वंस अगेन। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए धुरंधर पीवाईक्यू सीरीज़ गदर अटैक्स। जो भी एस्पिरेंट सीएसआईआर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए पार्ट 3 इस सीरीज़ का। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, वो आप सब देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ नेहा रानी। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। एमएससी मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, सीएसआईआर नेट ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6, टीआईईटी ऑल इंडिया रैंक 1 और काफ़ी सारे मैंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए, जैसे कि सीयूसीईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एससीटी 5 एंड आई हैव मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने ठीक सुना, विद सॉल्यूशंस मैं आप सबके लिए ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। मैंने काफ़ी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए, बट मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ, विद सॉल्यूशंस, विद शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप इन लेंथी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सोल्व कर सकिए। तो चलिए मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ और हमने जो स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक वो है हमारा दी वन एंड ओनली फेवरेट लीनियर अलजेब्रा पार्ट 3। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पिछले 2 पार्ट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 आप यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं। उनमें हम लेकर आए थे पहले 7 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमारे पहले 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं और दूसरे पार्ट में 6th और 7th। आज हम अगले 2 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स ओवर सी। ए हमें क्या दी हुई है, 4x4 4x4 की मैट्रिक्स दी हुई है। एंट्रीज क्या हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, ठीक है जी। सच दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। ए का रैंक क्या है, 2 है, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ए क्यूब करेंगे तो ए स्क्वेयर के बराबर आएगा और ए स्क्वेयर मैट्रिक्स भी 0 नहीं होगी, ए क्यूब मैट्रिक्स भी 0 नहीं होगी, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ए इज़ नॉट डायगनलाइजेबल, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी डायगनलाइजेबल तो जी बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ गया जी हमको, ये सब कुछ हमें क्या है, गिवन है जी, ठीक है जी, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। अब देखिए, अब ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आपको बताया जून 2014 का हमने पार्ट सी शुरू किया हुआ है, तो मोर देन 1 ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है पार्ट बी जो होता है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होता है, पार्ट सी में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, इसलिए हम सभी के सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस। हमें क्या करना है, हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तैयार करनी है। तो जी बिल्कुल सही बात है, हम देखते हैं कि इसमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे तैयार की जा सकती है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं कि पहला ऑप्शन ठीक है या नहीं। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए क्यूब जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब मेरी जो ए मैट्रिक्स है वो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब मेरी ए मैट्रिक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है। इस पॉलिनोमियल को दिया हुआ है उन्होंने ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरी ए मैट्रिक्स जो है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इस पॉलिनोमियल को, इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा हुआ है एक मिनिमल पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। इस ए मैट्रिक्स के मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है, वो हर एक उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है जिसको ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। क्यों, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है वो लीस्ट डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल है जिसे ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे, इसलिए ये हर उस मैट्रिक्स को डिवाइड करेगी, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी जिसे ए सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाई, बिकॉज इट इज़ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री जिसे ए सेटिस्फाई करे। तो अब देखिए ए मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो मिनिमल पॉलिनोमियल
इसको डिवाइड करेगी। इसका मतलब मेरी मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो किसे डिवाइड कर रही है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया। चलिए जी, इसका मतलब मेरी मिनिमल पोलिनोमियल के पास क्या क्या चॉइसेस आ गई। मेरी मिनिमल पोलिनोमियल क्या क्या हो सकती है, अगर वो इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रही है वो एक्स हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकती है, एक्स माइनस वन हो सकती है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन हो सकती है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब मेरी मिनिमल पोलिनोमियल के पास ये सभी चॉइसेस पॉसिबल हैं। अब देखिए एक एक करके कि क्या पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं। सबसे पहले ये मिनिमल पोलिनोमियल मेरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरी मिनिमल पोलिनोमियल है तो ए मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब मेरी ए मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई करेगी, तो ए मैट्रिक्स मेरी ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ए मैट्रिक्स का रैंक 2 दिया हुआ है, और अगर ए ज़ीरो मैट्रिक्स हो गई तो इसका रैंक तो 2 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर। आगे, ये मेरी मिनिमल पोलिनोमियल हो सकती है एक्स स्क्वायर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ये मेरी मिनिमल पोलिनोमियल हो गई तो मैट्रिक्स मेरी इसे सेटिस्फाई करेगी, तो ए स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। मैट्रिक्स मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो ए स्क्वायर ज़ीरो हो गया। बट दिया क्या हुआ है, ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे, अब ये मेरी मिनिमल पोलिनोमियल हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बात है, इसमें x माइनस वन ये क्या हो गया है, लीनियर एक डिग्री का पोलिनोमियल हो गया ना, सिंगल एक डिग्री का पोलिनोमियल। और इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है, x इंटू एक्स माइनस वन, इसमें भी क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर पोलिनोमियल्स पड़ी हैं। बट ए क्या दिया हुआ है, नॉट डायगोनलाइजेबल। ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी हुई है, ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। इसलिए रिजल्ट है कि मिनिमल पोलिनोमियल के डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते। इसलिए मेरी मिनिमल पोलिनोमियल एक्स माइनस वन भी नहीं हो सकती, एक्स इंटू एक्स माइनस वन भी नहीं हो सकती। तो सभी के सभी ऑप्शंस कैंसिल हो गए और मेरे पास बचा कौन सा एक ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। इसका मतलब मेरी मिनिमल पोलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, मेरी मिनिमल पोलिनोमियल पॉसिबल है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर माई मिनिमल पोलिनोमियल। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। जिन्हें नहीं समझ आया वो या तो ऑडियो को स्लो करके सुन सकते हैं, वीडियो को धीरे धीरे सुन सकते हैं, धीरे धीरे देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी मिनिमल पोलिनोमियल की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, पर उसने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमारे पास उसके मुताबिक हमारी मिनिमल पोलिनोमियल की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी जो थी वो बची, और वो भी कौन सी बची, सिर्फ ये वाली, मिनिमल पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। तो चलिए अब बाकी सारा हम इरेज कर लेते हैं और आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या इससे हम निकाल सकते हैं। हमारी मिनिमल पोलिनोमियल निकल कर आ गई, इसके बाद हम देखते हैं कि इससे क्या निकलेगा। चलिए जी देखते हैं, बढ़िया, शाबाश। अब देखिए मिनिमल पोलिनोमियल मेरी क्या निकल कर आई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ये निकल कर आ गई जी। इसको हम साफ कर दें। अब देखिए पहले इसका हाइलाइटर का कलर हम ठीक कर लें जी। देखिए अब मिनिमल पोलिनोमियल आ गई। ए कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है मेरे पास, 4x4 की, ओवर कॉम्प्लेक्स जो भी है। इसका मतलब इसकी 4 आइगन वैल्यूज़ तो होंगी, 4x4 की है तो 4 आइगन वैल्यूज़ होंगी। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है कि मिनिमल पोलिनोमियल में हमेशा एक ये बात ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमल पोलिनोमियल में सभी की सभी आइगन वैल्यूज़ कवर होती हैं। ठीक है, अब मुझे जो मेरी मिनिमल पोलिनोमियल आई है इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ 0 और 1 हैं। ठीक है, सिर्फ यही आइगन वैल्यूज़ हैं। अब करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल देखो, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमेशा करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल उतने डिग्री की होती है जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मेरी मैट्रिक्स जो है वो 4x4 ऑर्डर की है। इसका मतलब मेरी करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होगी वो 4 डिग्री की होगी। अब देखो मिनिमल पोलिनोमियल क्या कह रही है कि 0 पक्का 2 बार तो रूट है। इसका मतलब हो सकता है कि 0 2 बार रूट हो, आइगन वैल्यू हो, जहाँ हो सकता है वो 3 बार आइगन वैल्यू हो, ये भी पॉसिबल है। 1 जो है वो 1 बार तो आइगन वैल्यू पक्का है, हो सकता है वो 2 बार हो,
या हो सकता है वो एक बार हो। हमें मिनिमल पॉलिनोमियल ने क्या बताया कि जो मेरी ज़ीरो आइगन वैल्यू है वो 2 बार तो पक्का ही होगी, तो हो सकता है वो 3 बार भी हो जाए। 1 जो है वो मिनिमम एक बार तो पक्का है, तो 2 बार भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री की करनी थी। अब देखो यहाँ पर भी 4 डिग्री की हो गई, यहाँ पर भी 4 डिग्री की हो गई। अगर आप इसके अलावा कुछ भी और सोचने की कोशिश करो, जैसे कि आप सोचो कि मेरी जो ज़ीरो आइगन वैल्यू है वो कम से कम 2 बार तो थी ही मिनिमल की वजह से, तो क्या आप तब पता वो 4 बार भी हो जाए? तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमल के हिसाब से 1 को भी तो आइगन वैल्यू बनना है। अगर मैंने ज़ीरो आइगन वैल्यू यहाँ पर 4 बार ले ली तो 1 के लिए तो जगह ही नहीं बची, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम 4 डिग्री की ही होनी चाहिए थी। ठीक है, इसका मतलब मेरा ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप ये सोचें कि चलो ठीक है जी, अगर मैं एक्स स्क्वायर ही रख लूँ, ज़ीरो को 2 बार ही काउंट कर लूँ, 1 जो है मेरा वो एक बार नहीं 2 बार नहीं, क्या पता 1 जो है वो मेरी आइगन वैल्यू 3 बार आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया 1 एक बार लिया, यहाँ पर एक आइगन वैल्यू को 2 बार लिया, जो एक आइगन वैल्यू थी हमारी x इक्वल टू 1, तो क्या पता वो 3 बार आ जाए। तो ये भी नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इससे मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो 5 डिग्री की हो जाएगी। पर मुझे बार बार दिया हुआ है कि a 4/4 ऑर्डर की है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती। ठीक है जी, इसका मतलब मेरी जो ये पॉसिबिलिटी थी कि ये भी नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी ये भी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक के पॉलिनोमियल के पास, एक ये और एक ये। इनसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए, अब दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमको मिल गई, इन दोनों की वजह से हम ए मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे? अब आपको समझ आएगा जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आ गया कि x इक्वल टू 0। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम ना पहले इसको ना एक सेकेंड यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ना उसे हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि हम किस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देखिए जी, अब देखते हैं। अब देखो हमारे पास ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस पड़ी हैं। देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि 0 जो आइगन वैल्यू है ना वो 2 बार तो है ही। ठीक है, पार्टीशंस का खेल है सारा का सारा। यहाँ पर देखिए जो 0 आइगन वैल्यू है वो 3 बार है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू 2 बार है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू 1 बार है, क्योंकि पावर 1 है उसके फैक्टर की। ठीक है, ये समझा गया। अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल में मेरा x की पावर क्या है, x की पावर 2। इसका मतलब 2 की, सबसे पहले तो पार्टीशंस कर लेते हैं। देखिए जी 2 की पार्टीशंस क्या आ गई, 2 या 1 + 1, ये पॉसिबल है। यहाँ पर भी 2 की पार्टीशंस 1 2 और 1 + 1 2 पॉसिबल है। यहाँ पर 3 की पार्टीशंस क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, मेरे पास 3 2 + 1 या 1 + 1 + 1। यहाँ 1 की पार्टीशन क्या पॉसिबल है, सिर्फ 1। ठीक है, पार्टीशंस पैरेलल हमने कर ली। अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल डिसाइड करेगी कि बात क्या है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल देखो जी, मिनिमल पॉलिनोमियल का खेल आ गया सारा। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या कह रही है कि एक्स स्क्वायर है, मतलब 0 की मतलब x 0 आइगन वैल्यू की जो भी आपने पार्टीशन ली है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर 2 होगा। इस फैक्टर में देखो, इसमें तो 2 फैक्टर है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, यही पॉसिबल है। यहाँ पर भी 0 आइगन वैल्यू की जो पार्टीशंस हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर 2 होगा, तो ये पॉसिबल है। ये कट गया, ये कट गया। अब x इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू देख लो जी, x इक्वल टू 1, ये देखिए हम आपको ना डिफरेंट कलर करके बताते। यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू, x इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू की पावर क्या है, 1। इसका मतलब इसकी जो भी पार्टीशन लोगे उसमें सबसे बड़ा फैक्टर 1 ही होगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 की जो पार्टीशन ली थी वो 2 तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। यहाँ पर भी पार्टीशन ये पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से आप स्लो करके वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं, आपको सभी की सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब यहाँ पर मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। मैट्रिक्स हमारी तैयार है जी। x इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू के लिए पार्टीशन कौन सी थी, 2 सिलेक्ट हुई है। इसका मतलब 0 आइगन वैल्यू का
2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक डालना है हमें। ये देखिए 0 आइगन वैल्यू रख दी, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना दी, ऊपर एक नॉन ज़ीरो एंट्री रख दी। ये हमारा 2x2 ऑर्डर का 0 आइगन वैल्यू का हो गया। अब देखिए एक आइगन वैल्यू है, एक आइगन वैल्यू का भी कौन सा सिलेक्ट हुआ है, 1x1 ऑर्डर का। इसका मतलब एक तो एक आइगन वैल्यू का एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक और एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है जी। सेंटर में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो आइगन वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। 0 ऑर्डर का कौन से जॉर्डन ब्लॉक डालने हैं, एक तो 2 ऑर्डर का और एक ऑर्डर का डालना है। ठीक है जी। ये हमें ऑर्डर बता रहे हैं कि कौन से ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। और यहाँ पर x = 1 आइगन वैल्यू का सिर्फ एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक डालना है, तो 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक ये हो गया। ठीक है जी। बाकी सारी एंट्रीज फिल कर दें, 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर भी बाकी सारी एंट्रीज हमने फिल कर दी, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी। ये हो गया। अब देखिए अब मेरे पास ए मैट्रिक्स की 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, पर हमें तो एक ही होगी ना, मैट्रिक्स तो एक ही होगी, इन दोनों में से कौन सी होगी। तो अब ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स है कौन सी वाली, ये वाली, इस मैट्रिक्स का रैंक देखो क्या आ गया, कितनी नॉन ज़ीरो रोज पड़ी हैं यहाँ पर। ये ऑलरेडी रो कैनोनिकल फॉर्म ही चल रही है। ठीक है, या रो एक्लोन फॉर्म कह लो। 3 नॉन ज़ीरो रोज पड़ी हैं इसमें, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक तो 3 आ गया। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि दिया हुआ था मेरे पास, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था मेरे पास कि रैंक तो ए मैट्रिक्स का 2 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स तो कैंसिल होगी। अब यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर मैट्रिक्स रो एक्लोन फॉर्म में ऑलरेडी पड़ी है और इसकी कितनी नॉन ज़ीरो रोज हैं, एक ये रही एक ये रही, 2 ही हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 2 ही है, वही हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स है। ये वाली कौन सी वाली हमारी फाइनल मैट्रिक्स है, ये वाली इज़ द राइट वन, दिस इज़ द राइट मैट्रिक्स। तो हमें ए मैट्रिक्स मिल गई। अब देखो जी, ए मैट्रिक्स हमको मिल गई है, अब हम बाकी का सारा साफ़ कर देते हैं। बाकी का सारा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इतनी सारी जो मेहनत करी, सारी की सारी मेहनत जो थी हमारी वो सफल हो चुकी है, और हमें ए मैट्रिक्स, इतना सब करने के बाद हमें ए मैट्रिक्स हमारी फाइनली मिल चुकी है। तो ये देखिए, अब देखिए ए मैट्रिक्स मेरी फाइनली मुझे मिल चुकी है। 0 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर आ गया 0 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स हमें फाइनली हमारी मिल चुकी है। अब देखिए जी, अब ऑप्शंस देखिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या था, वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस। ऑब्वियसली ये रहा, ये पड़ा, ये और जॉर्डन ब्लॉक हमने डाला 2 ऑर्डर का 0 आइगन वैल्यू का। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा कहते ए स्क्वायर करने पर ए के बराबर आएगा और ए 0 नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ए मैट्रिक्स तो मेरी 0 मैट्रिक्स तो नहीं है, इसमें नॉन ज़ीरो एंट्री 1 पड़ी है। ए स्क्वायर कर लो, इसका ए स्क्वायर कर लो जी। ए स्क्वायर देखो करने पे कि ए बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए जी, पहले तो अब ए स्क्वायर ही कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं हमको भाई साहब कि ए स्क्वायर करो, तो हमने कोई रट्टा तो मार नहीं रखा है। हम ए स्क्वायर करके ही देखेंगे कि ए स्क्वायर जो है हमारा वो ए के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर ये रहा, रो बाय कॉलम हम जो है वो कर रहे हैं। ये आ गया, ठीक है जी। पहली ये आ गई, अगली रो हमारी 0 0 0, फिर 0 0 0 आएगी, तो लास्ट वाली ये हमारी ये पड़ी। ठीक है जी, ए स्क्वायर आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स तो दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। क्लियरली ए मैट्रिक्स ये रही, ए स्क्वायर ये रही, दोनों अलग अलग हैं। तो ए स्क्वायर तो ए के बराबर है नहीं, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन कैंसल। अब थर्ड ऑप्शन देखो जी, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी सच दैट ए ऑफ वी इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट ए स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, पहले तो ना ए स्क्वायर को हम थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर लेते हैं। ए स्क्वायर हमारी फाइनल मैट्रिक्स जो निकल कर आई है वो हम देख लेते हैं। ये हमारी फाइनल ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अब देखिए, कहते कोई ना कोई वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ए वी इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट ए स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ऐसा वेक्टर एक एग्जिस्ट करता है, E2 वेक्टर उसको बोलते हैं, 0 1 0 0। ध्यान से देखो इस वेक्टर को, अगर मैं ए के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरा ए मैट्रिक्स था,
इसको अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 0 नहीं आ रहा है मेरा। बट अगर मैं ए स्क्वायर, ये रहा मैट्रिक्स मेरा ए स्क्वायर, बट अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर वी करूँ, इसके साथ मैं अपने वी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ये 0 आ गया। तो बिल्कुल मेरा एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारी क्या निकल कर आई थी? हाँ जी, हमने पिछले अभी जो साफ किया, हमारी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ए की क्या निकल कर आई थी बच्चों? एक्स, एक सेकेंड मुझे ध्यान से चेक करने दो। मेरा मिनिमल पोलिनोमियल क्या निकल कर आया था? एज लॉन्ग एज आई रिकॉल, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 निकल कर आया था जी। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो थी उसमें मेरा क्या निकल कर आया था? यहाँ पर मेरा 0 का 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक था और एक 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक था। 2 + 1 तो मेरा क्या निकल कर आया था? एक्स क्यूब। एक का मेरे पास एक ऑर्डर का ही जॉर्डन ब्लॉक है, तो यहाँ पर पावर 1। ठीक है जी, ये था हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारा ये था। तो देखिए ये क्या आ गया? एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 क्या था? x4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये रहा हमारे पास। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही था, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारा यही था। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पहला, तीसरा और चौथा तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया है। एक बात ध्यान से देखो, मैंने ना कोई यहाँ पर क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर मैं ना इसको सोल्व करके आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने चेक किया कि मेरा यही था। ये देखो, एक मुझे याद है कि मेरा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ना मैंने ये भी लिया था। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं पॉसिबल है मेरा? ध्यान से देखो, मैंने 0 के 2 जॉर्डन ब्लॉक डाल रखे हैं। कौन कौन से? एक 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक डाल रखा है 0 का, और मैंने एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक डाल रखा है। ये देखो, एक तो 2 ऑर्डर का डाल रखा है, 2x2 मैट्रिक्स है, एक मैंने एक ऑर्डर का डाल रखा है। तो 2 + 1 पार्टीशन तो पक्का ही होगी ना। तो 2 + 1 ये पार्टीशन जो है वो तो 3 की ही पॉसिबल है। इसका मतलब मेरा x = 0 आइगन वैल्यू की पावर 2 तो हो ही नहीं सकती, 3 की ही पार्टीशन पॉसिबल है 2 + 1। इसलिए मेरी x की पावर 3 ही आएगी। और अगर x की पावर 3 है तो x - 1 की तो 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि a जो है वो 4/4 की है ऑर्डर की, तो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो उसकी डिग्री तो 4 ही होगी। तो अगर x ने ऑलरेडी क्यूब ले लिया तो x - 1 की पावर तो 1 ही होगी। ठीक है ना जी, ऐसे आप चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिनको नहीं हुआ वो पीछे जा सकते हैं, वीडियो को धीरे धीरे सुन सकते हैं, धीरे धीरे देख सकते हैं, पेन नोटबुक से आप नोट कर सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है राजे, तो चलिए जी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? क्विक टिप्स। जी ये बिल्कुल बहुत काम की चीज़ आ गई है। टिप्स की बात क्या है? सबसे पहली तो आपको पता होना चाहिए कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किसी मैट्रिक्स की कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि ए डायगोनलाइजेबल है या ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। जैसे कि हमने पीछे जो था यहाँ पर देखा कि डायगोनलाइजेबल से हमको कितनी हेल्प हो गई थी मिनिमल पोलिनोमियल के ऑप्शंस को कैंसिल करने में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डायगोनलाइजेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे क्या क्या हमें पता लग सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमको क्या देखनी है, तीसरी बात हमको क्या ध्यान में रखनी है जी? तीसरी बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि अगर कोई पोलिनोमियल ऐसी मिल रही है जो एनहिलेट कर रही है ए को, जो ए को सेटिस्फाई कर रही है, तो मिनिमल पोलिनोमियल जो कि मोनिक लीस्ट डिग्री की पोलिनोमियल होती है जो ए को सेटिस्फाई करती है, वो हर एक उस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी जो एनहिलेट कर रही है ए को। एनहिलेट मतलब जो ए को सेटिस्फाई कर रही है, तो मिनिमल पोलिनोमियल उस हर पोलिनोमियल को डिवाइड करती है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि इससे हमने x³ - x² निकाला था, तो मिनिमल पोलिनोमियल ने इसे डिवाइड किया था, उसी से हमें मिनिमल पोलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ पता लगी थी। ठीक है जी, हमें उसी से मिनिमल पोलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ पता लगी थी। इसलिए ये बातें ध्यान में रखने वाली ज़रूर हैं। कौन कौन सी? जॉर्डन फॉर्म ए की, ए इज़ डायगोनलाइजेबल, उससे क्या क्या हमें पता लग सकता है,
पॉलिनोमियल जो ए को एनहिलेट करे तो मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करे, उससे क्या कुछ हमें मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ पता लग सकती हैं। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फाई इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू सी, बी द मैप डिफाइंड बाय फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है जी, जेड क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी, एफ फंक्शन क्या है, सी टू सी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है। ठीक है जी, एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर है। ठीक है जी, एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, फाई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ फाई। तो पहले तो एफ फंक्शन ही निकाल लो कि एफ फंक्शन है क्या, पहले तो इसका ही देख लेते हैं क्या है जी। तो ये देखो, ये आ गया, हमने एक्स वाई लगा दिया दोनों तरफ। और मुझे कैसे पता चला कि दोनों तरफ एक्स वाई लगेगा, यहाँ से, क्योंकि फाई इनपुट क्या ले रहा है, R2। यहाँ पर देखो R2 इनपुट जो है, जो हमारा 2D प्लेन है उसकी इनपुट फाई लेगा, तो यहाँ पर फाई पड़ा था, इसलिए मैंने 2D की इनपुट जो थी, 2 डायमेंशन की इनपुट एक्स वाई इसको दी। ठीक है राजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी रैंडम चलेगा, जो दिया हुआ है हम उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। ओके, तो एफ ऑफ एक्स वाई, अब पहले तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले ये अंदर गया हमारा फंक्शन, फाई फंक्शन इनपुट गया। अब देखिए फाई ऑफ एक्स वाई कुछ तो दिया होगा जी, ये रहा, हमें जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर फाई एक्स वाई क्या आ गया, जेड। अब फाई इनवर्स, अब एफ के पास जेड इनपुट चली गई, फाई इनवर्स। अब एफ ऑफ जेड कुछ तो दिया हुआ होगा जी, ये रहा, एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर आ गया। अब फाई इनवर्स ऑफ, पहले जेड स्क्वायर देखो, जेड स्क्वायर क्या होता है, हमें जेड क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से देखो जेड स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये चीज़ आ गई। ठीक है जी, अब देखो, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू 2xy इमेजिनरी पार्ट, ये आ गया। अब फाई इनवर्स, अब ध्यान से यहाँ से निकालो, फाई फंक्शन क्या है, एक्स वाई विच इज इक्वल टू जेड, और जेड क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी, इसका मतलब फाई एक्स वाई एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है, दोनों तरफ इन्वर्स ले लेते हैं, तो एक्स वाई क्या आ गया, फाई इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब फाई इनवर्स फंक्शन मेरा क्या करता है, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू डालो तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके देता है। ये चीज़ आ गई, मेरे पास रियल पार्ट ये था, रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट ये था, इमेजिनरी आ गया। तो अब यहाँ पर आइए जी, यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हो गया, रियल पार्ट ये रहा, तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट विल बी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ये रहा 2xy। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर कर लिया और हमें पता लग गया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन। आई होप यहाँ तक आप सबको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब इसको हम अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, बाकी सब कुछ हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल एफ फंक्शन निकालना था, वो हमारा जी निकल चुका है, वो हमने डिकोड कर लिया है। ये हम सारा इरेज कर देते हैं जी। अब हम यहाँ पर आएंगे, देखिए जी, कैपिटल एफ फंक्शन जो है वो मेरा क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। चलिए इसको सबको साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये हमें निकल कर आ गया ये। ओके जी, चलिए अब सबसे पहली ऑप्शन देखते हैं क्या है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एट एक्स वाई। अब कैपिटल एफ क्या है, हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, इनपुट भी 2D प्लेन से ले रहा है और आउटपुट भी 2D प्लेन से ले रहा है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, दोनों के दोनों ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, डेरिवेटिव ऑफ एफ ही पूछ रहा है, तो डेरिवेटिव निकालते हैं जी। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ, डेरिवेटिव ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर आएगा जी,
इस सारे फंक्शन को ना आप f(1) कंसिडर कर लो, इस सेकंड फंक्शन को f(2). तो ये मेरा क्या आ गया, f1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई, f2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ f कैसे निकल कर आएगा, पहले f1 फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे f2 फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर f1 फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर f2 फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जो फर्स्ट कॉलम होता है मल्टी वेरिएबल फंक्शन के डेरिवेटिव का, वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जाता है, सेकंड कॉलम विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए जी, f1 फंक्शन मेरा क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। f1 फंक्शन मेरा क्या निकल कर आया, यहाँ देखिए x² माइनस y²। तो f1 फंक्शन मेरा x² माइनस y²। ठीक है जी। f2 फंक्शन क्या है जी, 2xy। तो मेरा f2 फंक्शन क्या है, 2xy। अब देखिए यहाँ से f1 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव 2x, f1 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव -2y, f2 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव 2y, f2 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव 2x। तो चलिए जी, हमारी डेरिवेटिव की मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस वाई, वाई एक्स। हाँ जी, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन कौन सा ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत है। मेरी मैट्रिक्स कौन सी निकल कर आई है, 2 बाहर, x माइनस वाई, वाई एक्स। इसको इन्होंने नाम कौन सा दिया है, TXY। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन सी अच्छी बात थी देखने वाली कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में निकलता है। तो ये हमारा पहला और सेकंड ऑप्शन का हिसाब हो चुका है। अब देखिए जी, अब हमारे पास क्या आ चुका है, थर्ड फोर्थ। थर्ड का कह रहा है ऑप्शन हमारे पास, थर्ड कह रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TZ इक्वल टू 2Z रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ f एट Z बिलोंग टू C and the linear transformation TZ equal to 2Z represents the derivative of f only at 0। जी स्मॉल f फंक्शन है क्या हमारे पास, वो देखो, पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। पहले दोनों ऑप्शंस का तो हमारे पास हिसाब हो ही चुका है, तो वो तो हम इरेज कर लें। ठीक है जी, ओके। अब देखो जी, यहाँ पर हम इसको हिसाब कर लेते हैं। f ऑफ z फंक्शन तो स्मॉल f तो ये रहा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z पूछा है, तो इसका डेरिवेटिव कर लो जी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव निकाल लो ना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव तो है ही, एक सिंगल वेरिएबल ही है, z ही है, अगर z की फॉर्म में ही देखना है तो ऐसे कर लो, या फिर अगर कुछ लोग बोलेंगे तो चलो इसको ऐसे कर लो जी। अब पार्शियल डेरिवेटिव z² का डेरिवेटिव क्या होएगा विद रिस्पेक्ट टू z, 2z ही होगा। और z² का डेरिवेटिव, z² पॉलिनोमियल है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 2z है। वो तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि कल सिर्फ z इक्वल टू 0 पे है, नहीं, वो तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। थर्ड ऑप्शन में क्या था कि हर एक, यहाँ देखिए हम इसको हाईलाइट करते हैं कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। फोर्थ ऑप्शन क्या था, ओनली एट 0, तो ओनली एट 0 तो नहीं है, z² का डेरिवेटिव 2z तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही है। इसका मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। आई होप आप सबको ये चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, बिल्कुल अच्छे से इनको देखने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर नोट डाउन करने वाली, इस क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में नोट करने वाली कौन सी चीज़ें थी वो हम देख लेते हैं। नोट करने वाली क्या चीज़ें हमें लगी कि मैट्रिक्स, जो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जो भी मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि डेरिवेटिव की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, पहला कॉलम जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव करता है फंक्शंस का, दूसरा कॉलम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव्स करता है फंक्शंस का। आगे ऐसे ही अगर आपके पास बहुत बड़ी मैट्रिक्स बन रही है तो आगे अनदर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड डेरिवेटिव जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से अगर आपके पास आगे चल रही है मैट्रिक्स तो विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल
कॉलम जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव्स का। तो इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव्स की मैट्रिक्स जो है हमारी डेरिवेटिव की मैट्रिक्स मल्टी वेरिएबल फंक्शन के केस में आती है। ये नोट करने वाली चीज़ थी इंपॉर्टेंट, जो कि इसने इस क्वेश्चन में टेस्ट की हमारी पहले 2 ऑप्शंस में। तीसरा चौथा ऑप्शन तो जिसको दिख गया वो तो दिख गया कि जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही होता है, वो 0 पे थोड़ी होता है, सिर्फ 0 पे भी होता है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे होता है। आई होप आप सबको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी होंगी। जिनको नहीं कुछ समझ में लगा वो आराम से वीडियो को पॉज करके इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस पे वर्क करके देख सकता है। 8th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कौन कौन सी? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सीखने को मिली, डायगोनलाइजेबिलिटी की प्रॉपर्टी पता लगी हमें, मिनिमल पोलिनोमियल का हमें पता लगा। और उसके अलावा हमारे पास 9th क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता लगी कि मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के केस में डेरिवेटिव की मैट्रिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो फर्स्ट वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड डेरिवेटिव्स होते हैं, सेकंड कॉलम सेकंड वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। इसी तरह से अगर थर्ड वेरिएबल है तो थर्ड कॉलम उस थर्ड वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नीचे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या आपको कोई भी नई प्लेलिस्ट चाहिए कि कुछ भी हमें मैम टॉपिक समझा दो, लीनियर अलजेब्रा का, कोई रियल एनालिसिस का, या कोई भी +1 +2 मैथमेटिक्स, कोई भी टॉपिक हम सभी की सभी सीरीज़ इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझाया जाएगा, शॉर्टकट्स के साथ, टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, और जहाँ तक हो सके कि कौन कौन सी क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं वो सब आपको स्पेशली बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और इन वीडियोज़ को अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू।